नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्न संख्या 6, जिसका नाम है त्रिभुज। चलिए, हमने क्लास 9th में त्रिभुज में सर्वांग समता है वो पढ़ ली थी। हमने कक्षा 9 में क्या पढ़ा था? हमने कक्षा 9 में पढ़ा था सर्वांग समता। क्या पढ़ी थी? सर्वांग समता। और अब इस साल जो अपने कक्षा 10वीं में है, ये अपने कौन सी क्लास में था? 9वीं क्लास में। 10वीं क्लास में जो है वो है अपने समरूपता। क्या अपने समरूपता, ये अपने कक्षा कौन सी में है? 10वीं कक्षा में। ठीक है सर, अब इन दोनों के मतलब को समझिए कि सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। इन दोनों के अर्थ को भिन्न भिन्न तरीके से समझिए, इनका मतलब क्या होता है। अब सर्वांग समता की बात करें, सर्वांग समता का मतलब होता है सभी भाग क्या होने चाहिए? समान। सभी भाग क्या होने चाहिए? समान। और समरूपता में क्या होता है? जो उनका आकार है, या हम कह सकते हैं आकृति जो है, वो आकृति कैसी होनी चाहिए? आकृति समान होनी चाहिए। आकृति किस होनी चाहिए? समान। आकार ना कह के हम क्या कहेंगे? इसको आकृति कहेंगे। उनकी जो आकृति है वो आकृति कैसे होनी चाहिए? आकृति समान होनी चाहिए। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक वर्ग बनाया। क्या बनाया? वर्ग। वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। मैंने कहा यह 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 की है और ये भी 10 की है। तो यह वर्ग किसी दूसरे वर्ग के सर्वांग सम तब ही होगा जब उस वर्ग की भी सभी भुजाएं क्या होगी? 10, 10, 10 और 10 होगी। यानी कि इसके कोण तो समान होंगे ही होंगे, और कोणों के साथ साथ में जो भुजाएं है वो भुजाएं भी क्या होगी? समान होगी। ये होता है सर्वांग समता में। सर्वांग समता में क्या होता है? जो भी दो आकृतियां दी गई है, दोनों आकृतियों के चाहे कोण हो चाहे भुजाएं हो, सारे के सारे क्या हो? मान में एक समान होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें समरूपता की, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ग लिया, एक वर्ग की जो भुजाएं है वो 10 है, दूसरे की 10 है, तीसरे की 10 है, चौथे की भी 10 है। और मैंने एक वर्ग और लिया, एक की भुजा 5, ये भी 5, ये भी 5। ये जो होंगे आपस में, ये क्या होंगे? ये होंगे सर्वांग सम होंगे। ये क्या होंगे? आपके सर्वांग सम। तो ये क्या होंगे? ये जो होंगे समरूप होंगे। क्योंकि देखो दोनों वर्ग है। क्या है? दोनों वर्ग है। दोनों के कोण 90-90 डिग्री के है, किंतु इसकी जो भुजाएं सारी की सारी क्या है? 10-10 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो भुजाएं है वो क्या है? 5-5। सभी अंग यानी कि सभी भुजाएं तो समान है नहीं। इस हिसाब से ये सर्वांग सम ना होके क्या होगा? समरूप होगा। समरूप का मतलब क्या होता है? उसकी जो आकृति है, आकृति हूबहू उसी के जैसी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है। ये दोनों हाथ आपस में एक दूसरे क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। यानी कि ये वाला हाथ की सभी अंगुलियां और हथेली, और इस हाथ की सारी अंगुलियां और हथेली, यानी कि सब मिला के एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? अध्यारोपित होती है। दोनों एक अंगुलियां जो है एक समान है, इसलिए आपस में क्या है? सर्वांग सम है। और जैसे मैं बात करूं, एक ही मेरा हाथ, एक कोई छोटे बच्चे का ले लिया, तो मेरे हाथ में जो 4 अंगुलियां, एक अंगूठा, कुल मिला के 5 है, और बच्चे के भी सेम सेम। लेकिन आकार जो है, आकृति जो है, वो आकृति समान है, लेकिन आकार क्या है? भिन्न भिन्न है। मेरा आकार बड़ा है, उसका आकार छोटा है, लेकिन आकृति क्या है? समान है। आकृति अगर समान है तो क्या होगी? समरूप होगी। सर्वांग सम होने के लिए आकृति समान होने के साथ साथ में आकार भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन समरूप होने के लिए आकार समान हो या न हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आकृति क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए समरूप में ये आकार तो समान नहीं है, एक का आकार बड़ा है, एक का आकार छोटा है, लेकिन दोनों की आकृति है, तो शेप है, तो ढांचा है, तो क्या है? एक समान है। इसलिए क्या होगा? समरूप जो होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया समरूप क्या होता है। अब हम समरूपता के कुछ सवालों को पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान देना, जैसे सर्वांग सम है, तो देखना जितनी भी आकृति अगर सर्वांग सम है, तो जरूर नहीं कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां है वो सर्वांग सम, देखो जितनी भी समरूप आकृतियां है वो सारी सारी क्या हो सकती है? सर्वांग सम नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो सर्वांग सम आकृतियां है वो समरूप होगी ही होगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने कहा, तो ये आपस में सर्वांग सम भी है और सर्वांग सम के साथ साथ समरूप भी है। यानी कि सर्वांग सम में जो भी आकृतियां होती है वो सारी सारी क्या होती है?
समरूप भी है जो होती है। जैसे मान लीजिए दोनों आकृतियां, ये आकृति क्या है, सर्वांग सम है, और सर्वांग सम के साथ साथ क्या समरूप भी है, क्योंकि इनकी जो भुजाएं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। अब यहां देखो ये दोनों आकृतियां कैसी है, समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो आप ये कदम ध्यान रखना कि सभी आकृतियां जो सर्वांग सम है वो समरूप होती है, किंतु सभी आकृतियां जो समरूप है वो सर्वांग सम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी बहुभुज है, क्या कोई भी बहुभुज है, बहुभुज में समरूपता का क्या नियम होता है। ओहो, चलिए, कोई भी बहुभुज है, तो ध्यान देना, बहुभुज समरूप होंगे यदि, देखो कोई भी बहुभुज है, चाहे त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षष्ठभुज है, कोई भी बहुभुज है, बहुभुज समरूप कब होंगे, बहुभुज समरूप होंगे यदि, पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि यदि सभी भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं समानुपाती हो, सभी भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। ठीक है, यानी कि उनका अनुपात क्या हो, बराबर हो। उनका अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितनी भी भुजाएं है उन सभी भुजाओं का, दोनों बहुभुजों में जो भुजाएं है उन भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। सभी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। और दूसरा है कि सभी कोण क्या हो, सभी कोण समान हो, सभी कोण क्या हो, समान हो। सभी कोण, जैसे मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज लिया, क्या लिया, त्रिभुज, मैंने ये लिया 60, ये लिया 50 और ये लिया 70। उसी प्रकार से मैंने एक त्रिभुज और लिया, बड़ा लिया, लेकिन कोण वही है, ये 60 है, ये 50 है और ये क्या है, 70 है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है। ये दोनों मैंने आकृतियां दी है और मैंने कहा ये समरूप है या नहीं है। तो देखिए समरूप होने के लिए क्या है कि सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात कैसा होना चाहिए, अनुपात है वो समान होना चाहिए। अनुपात समान कैसे, जैसे 5 है और 10 है। ठीक है, अब अनुपात ज्ञात करना है, इसकी सीध में यह आएगा, अनुपात मतलब 5/10 और 5 और 10 का अनुपात क्या, 5 में 5, 5 गुणे 10। उसी तरह 6 और 12 है, तो 6/12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। उसी तरह ये 8 है और ये क्या 16 है, ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इनका जो अनुपात है, अनुपात कैसा है, अनुपात समान है। अनुपात कैसा है, अनुपात समान है। और जब भुजाओं का अनुपात समान होता है तो क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं और सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये कोण 60, 60, 50, 50, 70, 70 ये जो है समान है, इसलिए क्या है, दोनों आकृतियां, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या होता है कि भुजाओं का जो अनुपात है, जो भुजाएं है उन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और जितने भी कोण है वो सारे कोण आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर है वो होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1 की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहां देखिए सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है वो सारे वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए सर्वांग सम होने के लिए क्या हुआ, जैसे मैंने ये वर्ग लिया और मैंने कहा इस वर्ग की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने कहा सभी वर्ग, सभी वर्ग का मतलब उसकी त्रिज्या 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25 कुछ भी है जो हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने दूसरी ली, मैंने कहा इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कितनी, 10 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों की त्रिज्या, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, सभी वर्ग में सारे आ जाएंगे, सभी की त्रिज्या अलग अलग होगी। लेकिन पूछा है कि सर्वांग सम होगा या समरूप होगा, तो देखना आकार अलग अलग है, एक का आकार बड़ा है, एक का आकार छोटा है। तो
सर्वांग सम तो हो नहीं सकता। सर्वांग सम कब होगा? जब दोनों का आकार क्या हो? समान हो। यानी अगर इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी भी त्रिज्या कितनी? 5 ही होनी चाहिए। या फिर कह सकते इसकी 10 है, इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, तब दोनों का आकार समान होता, तो सर्वांग सम होता। तो सभी जो वर्त होते हैं वो सर्वांग सम नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला है कि सभी वर्ग। सभी वर्ग क्या होते हैं? जो वर्ग होता है वही वर्ग होता है, क्योंकि वर्ग का आकार अलग अलग होता है, लेकिन उन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं आपस में क्या होते हैं? सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब इन्होंने कहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज है जो सारे सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप कौन सा होगा? जिनकी सभी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखो इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। मैंने कहा ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। एक मैंने और समबाहु त्रिभुज लिया और मैंने कहा यह 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10, और ये भी कितना होगा? 10, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ये सारी की सारी भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। अब अगर मैं इनका अनुपात देखूंगा, इन सबका अनुपात क्या आएगा? समान आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु है। जैसे मान लीजिए, देखिए इधर समद्विबाहु त्रिभुज है, ये मैंने समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा क्या होती है? असमान। जैसे मान लो मैंने एक 8, ये 8 होगा, तो जरूर नहीं 8 हो, कुछ भी हो सकती है। मैंने 10 मान लिया और मैंने एक और समबाहु त्रिभुज लिया, समद्विबाहु त्रिभुज लिया, मैंने कहा यह 10 है, ये भी कितनी होगी? 10 होगी। और जरूरी है कितनी हो? ये मैंने 12 मान ली, तो ये भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इन्होंने सभी की बात की, हम मन चाहे वो ले सकते हैं। अब मैंने ये लूंगा, इन दोनों का जो अनुपात है वो सभी भुजाओं का अनुपात समान नहीं होगा, और जब सभी भुजाओं का अनुपात समान नहीं होता है तो ये समरूप नहीं होंगे, ये समरूप नहीं होंगे। तो समरूप कौन सा होगा? समरूप होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज है वो क्या होगा? समरूप होते हैं। जितने भी समरूप त्रिभुज है वो सारे सारे आपस में क्या होते हैं? समरूप है वो होते हैं। अगला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। कोई भी बहुभुज है जिनकी भुजाएं क्या है? समान है, चाहे दोनों त्रिभुज है, चाहे दोनों चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षष्ठभुज है, चाहे अष्टभुज है, कोई भी दो बहुभुज है, दोनों क्या है? समान है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? उनके संगत कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। अभी मैंने आपको लिखाया था उनके कोण क्या होना चाहिए? उनके कोण बराबर है जो होना चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं, उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। इनके जो अनुपात था उनका अनुपात हमेशा क्या होता है? समान है जो होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इनका समरूप आकृतियां, ऐसे दो उदाहरण देने हैं तो दोनों क्या है? समरूप है। तो समरूप के लिए हम कह सकते हैं वर्त है, वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये सारी सारी कैसी आकृतियां है? ये समरूप आकृतियां है। आगे पूछा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब अपन को ऐसी आकृतियां बताने जो समरूप नहीं है तो मैंने लिखा वर्ग और वर्ग, यानी कि मैंने एक वर्ग बनाया और एक वर्ग बनाया। जैसे मान एक वर्ग बनाया मैंने और एक मैंने क्या बना दिया? वर्ग। क्या ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप होगी? ये आकृतियां समरूप नहीं होगी। ठीक है, एक मैंने बना लिया वर्ग और एक मैंने बना लिया आयत। वर्ग और आयत, एक मैंने बनाया वर्ग और एक मैंने बनाया आयत। ठीक है, तो क्या ये आकृतियां समरूप होगी? ये भी आकृतियां समरूप नहीं होगी। ऐसे दो उदाहरण देने हैं जो आपस में समरूप नहीं होते हैं। तो एक मैंने दिया वर्ग और वर्ग, ये आपस में समरूप नहीं होगा, और दूसरा में दिया वर्ग और आयत, ये भी आपस में समरूप नहीं होगा। लेकिन समरूप कौन कौन सा होगा? एक वर्ग दूसरा वर्ग, एक वर्ग दूसरा वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज दूसरा समबाहु त्रिभुज, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में समरूप है जो होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तीसरा
तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अपन को नीचे दो चतुर्भुज दे रखे हैं और अपन को ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो बहुभुज का समरूप होने के लिए क्या नियम है कि उनकी जो संगत भुजाएं है उन भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात कैसा होना चाहिए, समान। लिखा है ना समानुपाती, क्या लिखा हुआ है, भुजाएं कैसे होना चाहिए, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है, अनुपात कैसा होना चाहिए, अनुपात है वो समान होना चाहिए। और संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये दोनों जो चीजें है वो लागू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज लागू नहीं हो रही है इसका मतलब वो समरूप नहीं है। तो यहाँ देखिए 1.5 का डबल कितना होता है, 3। 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3। यानी कि यहाँ सारा का सारा जो भुजाओं का अनुपात है वो तो समान आ रहा है। भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, समान है वो आ रहा है। समान कैसे आ रहा है, समान देखो ये 1.5 है, इसकी संयुक्त भुजा ये हो जाएगी, उसके बटन कितना 3 हो गया, यहां से पॉइंट हटाया, बटन कितना आ गया 10। सरल करेंगे, ऊपर आ गया 15 के 15 और नीचे आ गया 15 दूनी 30। तो इसका अनुपात क्या है, 1/2। उसी प्रकार सभी का जो अनुपात है अनुपात क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो सभी भुजाओं का जो अनुपात है अनुपात कैसा है, समान है। लेकिन यहां देखिए, यहाँ कोण कितने डिग्री का है, यह कोण 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 का। ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, क्योंकि इसका निशान है वो दे रखा। इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण है। लेकिन यहाँ ये 90 डिग्री कोण नहीं है, यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इनमें जो कोण है वो कोण समान नहीं है। अगर कोण समान नहीं है ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी, ये आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ अपनी 6.1 जो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगली है 6.2। 6.2 करने से पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है प्रमेय। ये दो प्रमेय है इस प्रश्नावली का जो मुख्य आधार है, तो मुख्य आधार क्या है, ये प्रमेय है। इन प्रमेय को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और मेन प्रमेय यही है, क्या कह रही प्रमेय कह रही यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। क्या कह रही है प्रमेय कह रही है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। इन 3 भुजाओं में से किसी भी भुजा के हम क्या करें, एक समांतर रेखा खींचे। क्या करें, जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है, इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दिया, इसका सी दिया। और मान लीजिए मैंने बीसी के समांतर रेखा खींची, बीसी के समांतर रेखा खींची, इसका नाम दिया मैंने डी और ई। अब जो ये बीसी के समांतर रेखा खींची, ये जो समांतर रेखा है ये अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी, इनको क्या करती है, दो बराबर भागों में क्या करती है, दो बराबर भागों के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब कि एडी के बटे में बीडी, इसका अनुपात क्या, एडी बटा बीडी, और इसका अनुपात क्या है, ए बटा सी। यानी कि इसका कौन सा हो गया, एक भागी एडी, अनुपात का मतलब बटे में, और एक भागी बीडी, ए बीडी, इसका ए बटा सी। अब इन्होंने कहा जो ये भुजा है, ये जो समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा क्या करेगी, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये अनुपात कैसा होगा, ये अनुपात जो होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। और इसको हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थेल्स, इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थेल्स प्रमेय कथन लिखिए या थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध कैसे करना है, इधर आ जाइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया क्या है, अपन को दिया है कि बीसी के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची है, बीसी के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची है, डी रेखा है जो खींची है। फिर हमने कुछ रचना करी है, हमने क्या करी, कुछ रचना करी है। हमने रचना क्या की है, हमने रचना की है डी से, कहां से, डी से एसी पर, डी से एसी पर लंब डीएम तथा ई से
देखो डी से ये भुजा एसी है, एसी पर लंब कौन सा है, डीएम है, और ई से एबी पर, ई से एबी पर लंब ईएन डाला। ठीक है, कौन कौन से दो लंब, एक डीएम और एक ईएन। डीएम किसके ऊपर है, एसी पर है, और ईएन किसके ऊपर है, एबी पर है। लंब जो हमने डाले, लंब का मतलब क्या होता है, यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का वो कोण बनेगा। और हमने क्या रचना की है, और हमने रचना की है डी को सी से और बी को ई से, डी को सी से तथा बी को ई से क्या किया हमने, मिलाया। क्या किया हमने, ये हमने क्या की, रचना की। अब है सिद्ध करना। अपन को सिद्ध क्या करने के लिए पूछा है, अपन को सिद्ध करना है इनका अनुपात, यानी कि जो ये रेखा है, जो हमने समांतर रेखा खींची है, और समांतर रेखा क्या कर रही है, इन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। यानी कि ये जो हमने समांतर रेखा खींची डी, ये डी यहां से कौन सी एबी पे दो अनुपात बना रही है, एक एडी और एक बीडी, एडी बटा बीडी बराबर, और इधर देखे इधर क्या, ए बटा सी, ए बटा सी ई। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इधर इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं ताकि वो है नहीं, चलो कोई नहीं। हो गया, चलिए सिद्ध करते हैं। करते अब लिखा मैंने उपपत्ति, क्या लिखा मैंने, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या होता है, इसको सिद्ध करना। अब सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है एडी, हमने लिखा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इसके बट्टे में लिखेंगे हम, इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, तो ये त्रिभुज एडीई ये वाला, ठीक है। अब एडी लिया है, एडी इधर आधार क्या आ रहा है इसका, ये त्रिभुज कौन सा है इसका, इसके संगत त्रिभुज ये है, इसका नाम है बीडीई। क्या नाम है, बीडी, लिखा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसका भी क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो एडीई, ये एडीई, अब मेरे को पहले एडी बटा बीडी करना है, तो आधार कौन सा लूंगा मैं, एडी लूंगा। 1/2 का 1/2 गुणा आधार क्या हो गया, एडी गुणा, अब एडी आधार की ऊंचाई क्या है, ये अपना आधार क्या है, एडी है। एडी के ऊपर जो आधार है, लंब है, वो लंब क्या है, ईएन है। ऊंचाई, लंब का मतलब क्या था, ऊंचाई कितना है, ईएन। और उसी प्रकार से 1/2 गुणा आधार। अब मुझे ये लेना है, त्रिभुज ये वाला है, कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, ये त्रिभुज लिया है, और इस त्रिभुज का जो आधार है वो आधार क्या है, बीडी है। आधार क्या है, बीडी, और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, अब देखो ये त्रिभुज इस प्रकार से कुछ है, इसका नाम क्या है डी, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है ई, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और यहां से एक लंब डाला गया है, इसका नाम है एन। तो देखो इसका जो लंब है बीडीई, इस बीडीई का जो लंब है वो लंब क्या होगा, ई एन होगा। हमने लिखा ई एन, यहां देखो ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो कुल मत क्या बचा यहाँ पे, एडी बटा बीडी बचा। क्या बचा, एडी बटा बीडी बचा, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है।
अब उसी प्रकार से यहां से देखिए वापिस ADE का क्षेत्रफल, और अब मुझे आधार ये चाहिए, बट हमें क्या चाहिए, सी चाहिए ना, तो सी से कौन सा बन रहा है, DEC बन रहा है। तो ADE का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। चलिए आगे लिखा हमने, तथा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, अगला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कौन सा है, अगला त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, DEC। हमने कहा DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, तो DEC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसका भी क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, इसका आधार एक ये भी है और एक आधार ये भी है। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए AE चाहिए, क्या चाहिए, AE। तो मैं आधार क्या लूंगा, AE लूंगा। अगर मैं आधार AE लूंगा, आधार के ऊपर जैसे मैंने A लिया और यहाँ A लिया, और आधार AE के ऊपर लंब कौन है, AE की इस भुजा के ऊपर लंब कौन है, इस भुजा के ऊपर लंब है जिसका नाम है DM। क्या है, DM। तो इस भुजा के ऊपर लंब कौन है, DM है, तो इसका आधार AE हो गया और लंब कौन हो गया, DM। तो क्या हो गया, 1/2 गुणा AE गुणा क्या हो गया, DM, क्या हो गया, DM। उसमें 1/2 का 1/2, अब इसका जो आधार वो आधार क्या होगा, अब यहां देखिए अगला त्रिभुज DEC, कौन सा त्रिभुज है, DEC। अब DEC में देखिए, DEC में आधार क्या होगा, EC, और उसी प्रकार से इस भुजा को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने पर ये जो लंब है, लंब क्या है, DM। तो इसका आधार हो गया EC। कौन सा मैंने त्रिभुज लिया, DEC, ये वाला DEC, ये वाला, ठीक है। और इसका जो आधार है वो आधार क्या है, EC है, और EC कह सकते, CE कह सकते, और लंब क्या है, DM। तो CE और DM, CE गुणा DM, यहां से DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और यहाँ कट करा क्या बचा, AE बटा CE, क्या बच गया, AE बटा CE, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक बात और ध्यान देना कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर है, दो रेखा कैसी है, अगर समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच अगर हम त्रिभुज बनाएंगे, उन त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान होता है। कैसे, इधर देखिए, मान लीजिए कोई भी दो समांतर रेखा है, एक मैंने ये समांतर रेखा खींची, एक मैंने ये समांतर रेखा खींची, तो यहां से मैं एक ही बिंदु पर क्या बनाऊं, दो त्रिभुज बनाऊं, क्या बनाऊं, दो त्रिभुज बनाऊं। इन दोनों के बीच में कितने भी त्रिभुज बनाऊं, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा। यानी कि समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनाएंगे अगर त्रिभुज, उन सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ कौन सी भुजा है, यहाँ डी ही भुजा है, कौन सी है, डी, और यहाँ कौन सी भुजा है, यहाँ भुजा है BC, कौन सी है, BC। अब ये वाला ऐसे बनाया गया है। अब यहां से देखो दो त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है। एक त्रिभुज कौन सा है, ये, और एक त्रिभुज है पूरा ये वाला। अब दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में आ रहे हैं। अगर दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। क्षेत्रफल इनका क्या होगा, समान होगा। तो देखिए, तो यहां लिखा हमने, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच या मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान है, वो होता है। तो कौन कौन से दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, कौन कौन से दो त्रिभुजों का, तो देखिए त्रिभुज एक तो हो गया अपना BEC,
सी। कौन सा हो गया? बीई सी, सॉरी ए कौन सा? बी डी। यहां से दो त्रिभुज बन रहे, कौन कौन से? एक ये वाला बी डी, कौन सा? बी डी, और दूसरा कौन सा बन रहा है? डीई सी। कौन सा बना? डीई सी। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों का क्षेत्रफल है वो समान होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल है वो समान होगा। तो हमने लिखा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बीडीई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? डीई सी के क्षेत्रफल के जो बराबर होगा। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो मैं डीई सी की जगह क्या लिख सकता हूं? अब देखो जैसे समीकरण 1 व 2 से, अब मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या था? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। देखो कहा गया अपन को डीईसी और डीईसी का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो मैं डीईसी को हटा के इस डीईसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? त्रिभुज ए बी डी का भी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये भी लिख सकता हूं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल है वो लिख सकता हूं। तो यानी कि ये वाला क्षेत्रफल और जो समीकरण 1 का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? वो क्षेत्रफल है जो समान होंगे। इसका मतलब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? एडी बटा बीडी किसके बराबर होगा? एई बटा सी की। और ये अपन को क्या करना था? सिद्ध करना था। लास्ट वाले बात फिर से समझिए। देखो यहां तक तो हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया था। अब देखिए जो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले जितने भी त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? उन त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो उस दो समांतर रेखाओं के बीच में कौन कौन से क्षेत्रफल त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो बना बीडी और एक बना डीई सी। कौन सा बन रहा है? बीडीई और एक बना डीई सी। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये था और समीकरण 2 ये था। एक समीकरण 1 का था, एक समीकरण 2 का था। अब मैं डीई सी के हटा के बीडीई लिख सकता हूं। यानी कि समीकरण 1 से जो प्राप्त हुआ अपन को क्षेत्रफल अनुपात जो प्राप्त हुआ वो समीकरण 2 से जो अनुपात प्राप्त हुआ वो दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे। और अगर कोई त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है, जो हमने यहां से दर्शा दिया है। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा ध्यान देना और ये चीज को खास ध्यान रखना। अगर किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए अगला है अपना कई प्रमेय 6.2। ये क्या कह रही है कि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। क्या करे? जैसे मान लीजिए हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। इन्होंने कहा किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यदि कोई एक भुजा है तो क्या करे? दोनों एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। मैंने इसका नाम दिया डी और ई। ये क्या करे? एक ही विभाजित में विभाजित कर रही है। तो दिया है अनुपात एक ही है, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सी। क्योंकि प्रश्न दे रखा एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। एडी बटा बीडी और एई बटा सी विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। अगर ये इन दोनों को क्या कर रही है? बराबर भागों में विभाजित कर रही है, अनुपात में विभाजित कर रही है। ये जो रेखा है डी, डी से क्या होगी? समांतर होगी। उसके लिए समांतर दर्शाने के लिए हमको छोटी सी रचना करनी है। सबसे पहले सिद्ध करना। अपन को सिद्ध क्या करना है? अपन को सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है
इसके BC की, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब अगला है उपपत्ति। उससे पहले रचना कर लो। रचना लिखेंगे। रचना क्या लिखेंगे? देखो रचना क्या लिखेंगे? रचना लिखेंगे हम DE डैश समांतर BC खींचा, यानी कि एक रेखा खींची हमने DE डैश। कौन सी? DE नहीं, DE डैश इसके समांतर खींची, BC समांतर हमने खींची है, ठीक है, ये हमने रचना की है। अब उपपत्ति का मतलब व्याख्या। और हम प्रमेय 6.1 जानते हैं कि अगर हम DE डैश यानी किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, उसका जो अनुपात होता है, अनुपात क्या होता है? समान होता है। यहां से AD बेटा क्या हो जाएगा? BD, और उसी प्रकार से यहां क्या हो जाएगा? AE डैश इसके बराबर हो जाएगा CE डैश के, इसके बराबर हो जाएगा CE डैश के। वापस देखना इधर, AD बेटा BD, और हमने रेखा समांतर E खींची है, तो AE डैश और CE डैश के क्या होगा? बराबर। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। क्या दिया? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर, यहां देखिए AD बटा BD यहां भी है, AD बटा BD यहां भी है, यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कौन कौन से बराबर हो जाएगी? AE बटा CE किसके बराबर होगा? AE डैश के CE डैश के क्या होगा? बराबर। यानी कि AE और CE डैश, AE और AE डैश आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कब होगा? बराबर तब ही होगा जब यानी कि E और E डैश जो है वो क्या होंगे? दोनों एक ही बिंदु पे होंगे। दोनों क्या होंगे? एक ही बिंदु पे होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं E बिंदु है वही E डैश है, या हम कह सकते हैं E डैश बिंदु है वही क्या है? E बिंदु है। अतः DE समांतर है किसके? BC के। और ये क्या है? इसको हम कहते हैं थेस प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं? थेस प्रमेय का विलोम। थेस प्रमेय का विलोम का मतलब होता है थेस प्रमेय का उल्टा। थेस प्रमेय क्या होता है? अनुपात सिद्ध करने होते हैं, समांतर रेखा दी होती है, इसमें समांतर रेखा सिद्ध करनी है, अनुपात आपको दे रखे हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और अगली जो प्रश्न 6.2 है वो अगली क्लास में करेंगे, और उसके लिए आपको थेस प्रमेय है उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है। और थेस प्रमेय का विलोम 6.2 प्रमेय है, इसको भी क्या करना? थोड़े से अच्छे से ध्यान है वो रखना है। धन्यवाद।